Chapter we are going to start today is about agriculture, chapter number 22. Okay, this chapter covers the aspects of culture such as fertilizer, pesticides, advantages, disadvantages of pesticides. सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे. फर्टिलाइज़र आर नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को, उसकी ग्रोथ में हेल्प करने, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरली प्लांट के पास नहीं होते वो आर्टिफिशली जो है वो फर्टिलाइज़र्स के थ्रू दिए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है. तो इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र हम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. प्लांट ग्रोथ में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हेल्पफुल होते हैं. हिस्टोरिकली फर्टिलाइज़र ऑब्टेन फ्रॉम आइदर नेचुरल मैन मेड सोर्सेज, कंपोस्ट एंड एनिमल मैन्योर, हार्वेस्टेड मिनरल्स, क्रॉप रोटेशन, ठीक है. ये सारे फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो नेचुरली भी प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं जो मैन मेड होते हैं. कॉम्पोजिशन क्या होती है फर्टिलाइज़र्स की? फर्टिलाइज़र्स की जो कॉम्बिनेशन है उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं, फॉस्फोरस हैं और पोटेशियम फर्टिलाइज़र है. नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र एंड फर्टिलाइज़र भी हम उसको कहते हैं. इसमें अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया है. और यूरिया वो फर्टिलाइज़र है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. उसके बाद फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स हैं. फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स में सुपर फॉस्फेट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है और अमोनियम पॉलीफॉस्फेट. पोटेशियम में हमारे पास कौन से हैं जी? पोटैश टाइप फर्टिलाइज़र्स होते हैं. और अगर पोटेशियम प्लांट को नहीं देते तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लीव्स जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं. इसमें हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र है, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट है. इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन सॉइल हेल्थ. फर्टिलाइज़र का सॉइल हेल्थ पे ये होता है कि सॉइल की पीएच एक तो कंट्रोल करते हैं, पेस्ट अटैक को इंक्रीज़ करते हैं, एसिडिफिकेशन और सॉइल इरोजन के अंदर हेल्पफुल होते हैं. पेस्टिसाइड्स. The chemical substances used in agriculture to control or kill pests including insects, fungi, rodents and weeds are called pesticides. Pests can damage crops and reduce yields. There are numerous types of pesticides. अब इसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं. इंसेक्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स में हैं और पाइरिथ्रॉइड्स और निकोटिनॉइड्स, ठीक है. ये डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स के नेम्स हैं. फर्स्ट वन जो कार्बामेट्स हैं, ये एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस, ठीक है. इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं क्योंकि ये ओवर स्टिमुलेशन करता है ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड पैरालिसिस ऑफ द इंसेक्ट. उसके बाद पाइरिथ्रॉइड्स आ जाते हैं. ये भी केमिकल्स हैं जो सोडियम चैनल्स को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम में. उसके बाद निकोटिनॉइड्स हैं. ये क्या करते हैं? ये निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को अफेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं. हर्बिसाइड्स हैं. हर्बिसाइड्स में हमारे पास वीड किलर्स आ जाते हैं. इनमें हमारे पास ग्लाइफॉस्फेट है. ये यूज़फुल हर्बिसाइड है जो ब्रॉड लीफ वीड्स और ग्रासेस में इनहिबिशन करता है. 2,4-D एंड डाइकाम्बा है और ये भी हमारा हर्बिसाइड स्टिमुलेट द इफेक्ट्स ऑफ प्लांट हार्मोन ऑक्सिन लीडिंग टू अनकंट्रोल ग्रोथ एंड इवेंचुअल डेथ. उसके बाद पैराक्वाट है. ये क्या है जी? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग फोटोसिंथेसिस एंड कॉजेज द डेथ ऑफ प्लांट. उसके बाद फंजीसाइड्स हैं. फंजीसाइड्स क्या हैं? अच्छा, ये जो 3 टाइप्स आपको मैंने बताई है ना, वीड्स की टाइप्स हैं, ठीक है. अब फंजीसाइड्स क्या है? फंजीसाइड जो फंजाई को किल करते हैं. अब इसमें एग्जांपल्स अभी फंजीसाइड्स की हैं जिसमें हमारे पास ट्राइएजोल्स हैं, ठीक है. ये
एर्गोस्टिरोल की बायोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्ट्रोबिल्यूरिन्स हैं, दे इंटरप्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स हैं। उसके बाद रोडेंट पॉइजन्स हैं। उसके बाद जिंक फॉस्फाइड है। देन निमेटिसाइड्स के अंदर हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, दे डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम। उसके बाद बायोपेस्टिसाइड्स हैं। बायोपेस्टिसाइड टाइप ऑफ पेस्टिसाइड डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल सच एज एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स यही है कि आपका प्लांट में अब पेस्ट नहीं अटैक करेगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी, प्लांट आपका डिजीज़ नहीं होगी उसको, ठीक है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एपिडेमिक होगी और इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कि वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है उसमें, ठीक है। आप ह्यूमन्स अगर उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड के थ्रू ले लेते हैं तो हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ में भी अगर रन ऑफ शामिल हो जाता है इनका तो वो उसको भी इफ़ेक्ट करेंगे। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे क्रॉप्स पे भी अटैक करते हैं और इम्बैलेंसेस होता है इकोसिस्टम के अंदर। पोलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें भी उसको भी ये पेस्टिसाइड्स क्योंकि खुद टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, तो ये पोलिनेशन को भी अफेक्ट करेंगे। सॉइल और वाटर कंटामिनेशन। एसिड रेन। नॉर्मल रेन वाटर इज सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल रेन वाटर की pH 5.6 होती है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन द वाटर, इन द रेन वाटर। सो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके जो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन है वो आपके वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे ख़तरनाक एसिड्स बना देते हैं। और जब रेन वाटर की नॉर्मल pH है 5.6, उससे pH मज़ीद कम होकर 2.1 पे चली जाती है, ठीक है। और ये pH जो है वो विनेगर या लेमन जूस के pH से भी कम है। तो फिर ये पानी जब यही रेन वाटर आपके अर्थ के ऊपर फॉल करता है तो हमारी अर्थ को अफेक्ट करता है, उसमें मौजूद लाइफ्स को, बिल्डिंग्स को, वेजिटेशन को ये अफेक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल। अब बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। एसिड रेन लोअर्स द pH, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, लेकिन क्या होता है कि लीच आउट हो जाते हैं, ठीक है, और इनकी जगह हाइड्रोजन आइंस ले लेते हैं। सो एग्जांपल अब यहाँ पे दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, तो कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा कार्बोनेट जो मार्बल है। इसके अलावा लीचिंग का प्रोसेस देखें, एलुमिनियम ऑक्साइड जो है वो 6H पॉजिटिव में उसके रिप्लेसमेंट हो रही है बेसिकली। सो एलुमिनियम आइंस पॉइजनस भी होते हैं, किल भी कर सकते हैं प्लांट्स को। और डायरेक्ट एसिड रेन कैन डैमेज द वैक्सी सर्फेस ऑफ द लीव्स। स्टडीज हैव शोन दैट एसिड रेन सिवियरली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स। एसिड रेन कैन नेगेटिवली अफेक्ट सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू चेंज एन ऑर्गेनिजम्स जीन टू इन्हांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी हमारे पास इसमें डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमने बनाए हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। क्यों की जाती है? ताकि ऑर्गेनिज़म की जो नेचुरल एबिलिटी है उससे कई ज़्यादा बेहतर एबिलिटी, कैपेबिलिटी हम हासिल कर सकें, ठीक है। अब जीएम क्रॉप्स में अल्फाल्फा है, मेलन है, रोज़ है, ठीक है, इन सब की जो है वो वीट, टोबैको, इनकी क्या की गई है? जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है इन पे, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन इनकी परफॉर्म की गई है। अच्छा, इससे क्या होगा कि मोर एफिशिएंट और न्यूट्रिशियस क्रॉप प्लांट्स आएंगे, ठीक है, जो कि बीमारियों से भी रेजिस्टेंस रखते होंगे। और इसके अलावा कहत पड़ गया है, ठीक है, या फिर सैलिनिटी है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर है तो उस पर भी ये रेजिस्ट कर जाएंगे। Basics of genetic engineering. Scientists firstly identify desired traits of drought tolerance or pest resistance. The gene responsible for the trait is identified and isolated, ठीक है, जीन को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट किया जाता है और फिर उस जीन को इंसर्ट इनटू द टारगेट प्लांट जीनोम। यूज़ ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स का यूज़ किया। क्रॉप्स लाइक सोयाबीन्स, कॉर्न एंड कॉटन हैव इंजीनियरिंग टू टॉलरेट स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स।
दिस हैज़ enabled farmers to control weeds. उसके बाद बीटी क्रॉप्स जो हैं वो कंटेन अ जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस through its thuringiensis. Okay, thuringiensis, which produces a protein which is toxic to specific insects. This has reduced the need to use chemical pesticides. Okay. अब यहाँ पे बताया हुआ है कि क्रॉप्स हैं जैसे कि हमारे पास कॉर्न है या कॉटन है, इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है कि फार्मर्स उसको यूज़ कर सकें फॉर द वीट कंट्रोल. उसके बाद कुछ बीटी क्रॉप्स हैं जिनमें एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है जी, बैसिलस. ओके, इट्स जस्ट अ डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन. thuringiensis. ओके, सो ये इसका क्या काम है कि ये विच प्रोड्यूस प्रोटीन विच इज़ टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये बैक्टीरिया. उसके बाद सम क्रॉप्स हैव बीन इंजीनियर्ड फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया. फॉर इंस्टेंस रेनबो पपाया विच इज़ रेजिस्टेंट टू पपाया रिंग स्पॉट वायरस. उसके बाद विटामिन ए की डेफिशिएंसी को भी कंट्रोल करने के लिए गोल्डन राइस बनाए गए हैं. उसमें बीटा कैरोटीन है, अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. ठीक है, इस राइस की वजह से हम विटामिन ए को अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं. पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं इसके कि इंक्रीज़ क्रॉप यील्ड हुई है, इंक्रीज़ प्रोडक्शन हुई है, रिड्यूस नीड ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, फूड कॉम्पोजिशन, फूड क्वालिटी वो बेहतर हुई है. ठीक है, फूड सेफ्टी है. और रिस्क भी हैं इसके कुछ के लिटिल इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ GM क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिजीज़. GM क्रॉप कल्टीवेशन में रिड्यूस एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट पेस्ट. क्रॉस पोलिनेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स विद वाइल्ड रिलेटिव्स में लीड टू अच्छा, अगर कोई गलत मतलब क्रॉस पोलिनेशन कोई वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ हो गई है, ठीक है, तो डिज़ायर्ड जो नहीं थी, तो उसके भी बहुत से अनफोर्सिन कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं. एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी इसने कम कर दी है. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का हमारी एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. फर्स्ट इज़ द हीट स्ट्रेस कॉजेज डिहाइड्रेशन. सबसे बड़ी डिहाइड्रेशन हो रही है. इसकी हाई टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस है ना प्लांट्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं. कोल्ड टेम्परेचर भी प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है. इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंजेस. प्रेसिपिटेशन बहुत एसेंशियल है क्रॉप हेल्थ के लिए. इट प्रोवाइड्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ. व्हेन इट रेन सफिशिएंट द क्रॉप कैन absorb the water and nutrients needs and the soil around it stays moist and fertile. This allows the plant to grow and produce large and healthy crops. Heavy rainfall can reach essential nutrients from the soil. So जब भी कोई pH कम मतलब जो रेन वाटर होता है जिसकी pH कम होती है, एसिडिक रेन होती है, वो प्रेसिपिटेशन चेंजेस भी हमारे क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं. हैवी अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो तो वो भी अफेक्ट करेगा. अगर बिल्कुल ही बारिश ना हो तो वो भी हमारी प्लांट को विल्टिंग की तरफ लेकर जाएगा और क्रॉप की यील्ड्स को स्लो कर देगा, रिड्यूस कर देगा. इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर. अगर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा हमारे लीव्स में से. स्वेयर हेल जो है वो लॉस एंड कंप्लीट क्रॉप डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी. सडन एक्सटेंडेड हीट वेव कैन पुट क्रॉप्स अंडर एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस. उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड स्टोरेज. फूड सिक्योरिटी. क्रॉप फेलियर ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन कैन डिस्टर्ब फूड चेन. इट कैन लीड टू फूड शॉर्टेजेस. उसके बाद स्पेशली इन एरियाज दैट रिलाई हेवीली ऑन लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल क्रॉप वैराइटीज़. Climate change requires the development of crop varieties that are more resilient to changing. This means the breeding or genetic modification of crops with traits such as heat tolerance, drought tolerance, disease resistance, water and nutrient use efficiency. Crop failures due to adverse climate conditions can disrupt food supply chains, leading to food shortages and price spikes, particularly in regions heavily reliant on local agriculture production. Reduced crop yields may also impact food storage facilities as lower quantities of produce are available.
potentially leading to increased food wastage and compromised food security. Development of resilient crop varieties. Climate change necessitates the development of crop varieties that are more resilient to changing environmental conditions. This involves breeding or genetically engineered crops with traits such as drought tolerance, heat tolerance, disease resistance, and improved water and nutrient efficiency. So that was all with this chapter. I hope you understood it well. Thanks for listening.